Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। देखिएगा, रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु टेस्ट नंबर 23 है साइकोलॉजी का। सेलेक्टेड जो क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए गए हैं। देखिएगा, अच्छी बुक से ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इनको कह सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से समझते हुए आपको करना है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला प्रश्न, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्न का परिणाम है। पहला विकल्प देखिएगा, व्याकरण में प्रशिक्षण, अनुकरण तथा पुनर्बलन, अंतरजातीय योग्यताएं और परिपक्वन। तो मित्रों देखिए, यहाँ बीएफ स्किनर की बात की जा रही है, तो भाषा का जो विकास है बीएफ स्किनर के अनुसार वो किसका परिणाम रहेगा। साथियों, अगर हम बात करें तो इसमें अनुकरण तथा पुनर्बलन राइट रहेगा, क्योंकि स्किनर ने बल दिया है पुनर्बलन पर। अपना जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है उसमें किस पर बल दिया है, पुनर्बलन पर बल दिया है। तो आपका दूसरा विकल्प यहाँ सही है प्रश्न नंबर 1 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए आत्म चेतना का, आत्म प्रेरणा का, आत्म नियंत्रण का और आत्मानुभूति का। तो मित्रों, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए कि भाई बालक खुद के जो संवेग है उन पर कंट्रोल करे, वो उसके नियंत्रण में हो, तो इसके लिए किसका अभ्यास कराना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है, इसके लिए बालक को आत्म नियंत्रण का अभ्यास कराना चाहिए, क्योंकि बालक खुद के ऊपर नियंत्रण करेगा तभी तो संवेग उसके के नियंत्रण में रहेंगे। इसलिए विकल्प नंबर 3 सही है आपका प्रश्न संख्या 2 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं साथियों। तीसरा क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है। डेनियल गोलमैन, जॉन डी मेयर, पीटर और सेलोवी। तो देखो, अगर यूं पूछे प्रश्न कि संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो फिर आपका आंसर रहेगा डेनियल गोलमैन। लेकिन अगर प्रश्न यूं पूछे कि संवेगात्मक बुद्धि के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, तो फिर आपका आंसर रहेगा सेलोवी और मेयर। क्लियर करना इस प्रश्न को बिल्कुल। यहाँ प्रथम विकल्प सही है, क्योंकि लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है, डेनियल गोलमैन। विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न संख्या 3 में। यहाँ तीसरे प्रश्न में प्रथम विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। मैंने सिचुएशन बता दी है। अगर यूँ पूछे कि सबसे पहले, तो जॉन डी मेयर और सेलोवी आएगा, लेकिन विकास डेनियल गोलमैन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है मित्रों, भोजन करना, पानी पीना, सोना, कामोत्तेजना, संवेग क्रिया पर नियंत्रण करना है। सेतु, अनुमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। तो देखिए, जैसे भोजन करना है, पानी पीना है, नींद आना मतलब सोना है, कामोत्तेजना है, संवेग क्रिया है, इन सभी पर नियंत्रण करने का कार्य हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। विकल्प नंबर यहाँ पर भी आपका तीसरा ही सही है साथियों प्रश्न नंबर 4 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 5 को। वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे बालक समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में आवश्यक कौशल का सर्जन करता है। सामाजिकरण, सीखना, परिपक्वता और विकास। तो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है जिससे बालक समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में। तो सक्रिय सदस्य तो फिर सामाजिकरण में बनेगा साथियों, इसलिए आपका पहला विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 5 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। फ्रायड के अनुसार किस अवस्था में कामेच्छाएं सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती है। मुख्य अवस्था, गुदी अवस्था, लैंगिक अवस्था और प्रसुप्ति अवस्था। तो कामेच्छाएं सापेक्ष रूप से निष्क्रिय। तो देखो, जो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है उसमें एक अवस्था थी सुषुप्तावस्था, जिसको प्रसुप्ति अवस्था भी कहते हैं। तो मित्रों, जो सिगमंड फ्रायड है, इन्होंने इसी अवस्था में बताया है कि भाई कामेच्छाएं सुषुप्त रहती है प्रसुप्ति अवस्था में, बाकी मुख्य, लैंगिक और गुदी अवस्था में सुषुप्त नहीं रहती है। तो चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं साथियों।
सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है और पीछे सीखे हुए अधिगम से अलग। तो मित्रों, जो 4 विकल्प है इनमें से कौन सा सही रहेगा? सीखने की प्रक्रिया में कि बालक जो सीखता है उसकी जो प्रोसेसिंग है उसमें जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, वो क्या होता है उससे कि जो उसकी मेमोरी पावर बढ़ती है या फिर उसको एक निश्चित दिशा में सोचने की योग्यता विकसित करती है या सीखे हुए अधिगम को अलग करती है या सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो यदि हम किसी चीज़ को सीखने के लिए अभिप्रेरित है तो साथियों उस चीज़ में हमारी रुचि ज़्यादा रहेगी, इसलिए ये रुचि का विकास करती है। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 7 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। 8वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई अनुक्रिया करता है, यह व्यक्त करता है सीखने की प्रक्रिया अभिवृद्धि नियम, सीखने की प्रक्रिया तत्परता का नियम, सीखने की प्रक्रिया सादृश्यता का नियम और सीखने की प्रक्रिया प्रभाव का नियम। तो मित्रों, कोई व्यक्ति है वो अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर अनुक्रिया करता है। जैसे मान लीजिए अतीत में उसके सामने कोई घटना घटी है और यदि वो बालक या व्यक्ति उसी अनुक्रिया का सहारा लेता है वर्तमान में कोई घटना घटी है उसका सामना करने के लिए, तो फिर हम इसको कहेंगे सीखने की प्रक्रिया का सादृश्यता का नियम, क्योंकि तत्परता के नियम में तो वो तैयार रहता है, अभिवृद्धि का सीखने का नियम होता ही नहीं है, प्रभाव या परिणाम का होता है वो संतुष्टि या संतुष्टि वाला। तो मित्रों, यहाँ पर आपका जो तीसरा विकल्प है वो ही सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। 9वां क्वेश्चन, कौन सा सीखने के लिए महत्वपूर्ण है? अनुकरण, अर्थ निर्माण, अनुबंधन और रटकर याद रखना। तो देखो, रटकर याद रखना तो नहीं होगा, बिल्कुल गलत हो गया। अब अनुकरण, अनुबंधन और अर्थ निर्माण, इन तीनों में से जो सबसे बेस्ट है वो है अर्थ निर्माण, क्योंकि ये सीखने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मित्रों, बालक जब देखो अनुकरण, अनुबंधन इसलिए नहीं है क्योंकि यह एक विकल्प है अर्थ निर्माण, कि बालक जब ज्ञान का निर्माण करेगा तो वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 9 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने व निदान के लिए किया जाता है, योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, मानक मूल्यांकन और आधार रेखा मूल्यांकन। तो जो परीक्षण अनुदेशन के दौरान योजना बनाने और निदान के लिए करेंगे, वो अब निदान के लिए कर रहे तो योगात्मक तो कहलाएगा नहीं। तो देखो, अनुदेशन के दौरान योजना बनाना और निदान करना, अब अनुदेशन पढ़ा रहे बच्चों को तो फिर ऐसे टाइम पे जो मूल्यांकन करेंगे उसको कहते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। तो साथियों, दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 10 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। 11वां क्वेश्चन क्या है मित्रों, देखते हैं प्रश्न नंबर 11 को। प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां संकेत करती है सीखने की अनुपस्थिति, आंशिक अभ्यास, प्राप्ति का उच्च स्तर और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, जो सीखने की त्रुटियां हैं वो किसकी तरफ संकेत करती है? अब देखो, यहां आंशिक अभ्यास की ओर तो संकेत करेगी नहीं, प्राप्ति का उच्च स्तर है तो फिर त्रुटियां नहीं होगी, सीखने की अनुपस्थिति की तरफ संकेत कर रही है कि बालक अनुपस्थित रहा इसलिए सीखने में त्रुटियां कर रहा है। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 11 में, क्योंकि इनमें से कोई नहीं को आपको बाहर निकाल देना है। तो मित्रों, 12वां क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 12। सही सुमेलित है सामाजिक निर्मितवाद जेरोमेस ब्रूनर, 16 पीएब प्रश्नावली आरबी केटल, जन्मजात व अर्जित प्रेरक थॉमसन और अमूर्त चिंतन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो बताइए राइट आंसर कौन सा रहेगा साथियों इसका? देखिए मित्रों, अगर हम बात करें सही सुमेलित कौन सा है, तो ये जो 16 पीएब प्रश्नावली है ये सही सुमेलित है। इसका जो आंसर है वो मिटाना भी भूल गया, तो यहाँ आंसर भी था, लेकिन हो सकता है नहीं देखा आपने, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, जो अमूर्त चिंतन है वो औपचारिक में होता है
जन्मजात व अर्जित थॉमसन ने नहीं बताए हैं साथियों। थॉमसन ने तो स्वाभाविक और कृत्रिम अभिप्रेरक बताए हैं, जबकि 16 पीएफ प्रश्नावली आरबी केटल के द्वारा ही दी गई है, इसलिए दूसरा विकल्प सही रहेगा 12वें क्वेश्चन में। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। चिंतन के संबंध में गलत है। दो प्रकार का होता है, स्वली और यथार्थवादी। मानसिक प्रतिमा, तर्कना व समस्या समाधान। प्रतीकों का प्रयोग नहीं होता है और ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये ज्ञानात्मक पक्ष से भी संबंधित है। ये दो प्रकार का होता है, स्वली और यथार्थवादी। मानसिक प्रतिमा, तर्कना, समस्या समाधान इसमें होता है, लेकिन प्रतीकों का प्रयोग भी इसमें होता है और यहाँ क्या कह रहा है, नहीं होता है। तो मित्रों यहाँ प्रश्न नंबर 13 में तीसरा विकल्प लिया गया है राइट आंसर। देखिएगा ये दूसरा विकल्प है, दो टाइपिंग हो गए, लेकिन आपको तो यहाँ ध्यान देना है, वो तो बिल्कुल अलग हो ही गया क्योंकि वो आपका राइट आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन की विशेषता नहीं है। अनुक्रिया सामान्यीकरण, प्रभाव के नियम पर आधारित पुनर्बलन अनुसूची और उद्दीपक सामान्यीकरण। तो मित्रों देखिए, प्रभाव के नियम पर भी ये चीज आधारित है, क्योंकि जो बच्चों को पुनर्बलन दिया जाएगा उसी के आधार पर बच्चा कार्य करेगा। पुनर्बलन अनुसूची भी इसकी एक विशेषता है। अनुक्रिया सामान्यीकरण मतलब अनुक्रिया वही की जाएगी, जैसे बार बार हम जो अनुक्रिया कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो हमें पुनर्बलन मिल रहा है तो हम अनुक्रिया भी वही करेंगे, लेकिन उद्दीपक इसमें सामान्यीकरण नहीं होता है साथियों। इसलिए ये प्राचीन अनुबंधन की ही विशेषता है ओनली। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 14 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। अभिप्रेरणा के संबंध में असत्य कथन है। यह प्राणी की आंतरिक अवस्था है, इसका प्रारंभ आवश्यकता से होता है, मनोवैज्ञानिक अवस्था है और अधिगम से उत्पन्न अवस्था है। तो देखो, अभिप्रेरणा आंतरिक अवस्था है बिल्कुल, इसका आरंभ भी आवश्यकता से होता है कि व्यक्ति के जब किसी न किसी चीज की आवश्यकता हो तभी वो अभिप्रेरित होगा, नहीं तो वो बिना आवश्यकता के कोई अभिप्रेरित नहीं होता है। मनोवैज्ञानिक अवस्था भी है, लेकिन अधिगम से उत्पन्न अवस्था आप इसको नहीं कह सकते, क्योंकि इससे तो अधिगम उत्पन्न होता है, अधिगम से ये थोड़ी उत्पन्न होती है। तो इसलिए चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 15 में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 16। सृजनात्मकता के संबंध में गलत है। जन्मजात व अर्जित दोनों है, अपसारी चिंतन की प्रक्रिया है, प्रक्रिया व परिणाम दोनों है और अभिसारी चिंतन की प्रक्रिया है। तो मित्रों देखिए, ये जो चौथा विकल्प है अभिसारी चिंतन की प्रक्रिया, तो इसका संबंध सृजनात्मकता से नहीं होता है, बल्कि इसका संबंध होता है बुद्धि से। बाकी तीनों जो विशेषता है ये सृजनात्मकता के बारे में बिल्कुल सही है। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता है विद्यालय कार्य प्रणाली का अध्ययन, अध्यापक कार्य प्रणाली का अध्ययन, न्यायदर्श कार्य प्रणाली का अध्ययन और उपयुक्त सभी। तो मित्रों जो क्रियात्मक अनुसंधान इसकी जो विशेषता है वो विद्यालय कार्य प्रणाली का अध्ययन भी है, अध्यापक कार्य प्रणाली का अध्ययन भी है, न्यायदर्श कार्य प्रणाली का अध्ययन भी है। मतलब चौथा विकल्प 17वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में सामाजिक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? स्थूल कार्यात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, औपचारिक कार्यात्मक अवस्था और पूर्व कार्यात्मक अवस्था। तो देखो, सामाजिक विकास की किशोर अवस्था की बात की जा रही है, तो किशोर तो वही 11, 12, 13 के बाद, तो वहां तो सिर्फ संवेदी तो 0 से 2 है, पूर्व 2 से 7 है, स्थूल 7 से 11 है, और ये किशोर अवस्था मतलब औपचारिक कार्यात्मक 11 से 14, 15 तक या 18 तक भी है साथियों। तीसरा विकल्प सही रहेगा 18वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 पर। बाल्यावस्था की आयु के लिए अधिगम ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया है, ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया है, रटने की प्रक्रिया है, पाठ्य पुस्तक के अध्ययन की प्रक्रिया है। तो देखो, रटना गलत हो गया, पाठ्य पुस्तक से ही ज्ञान नहीं होता है, अन्य भी कई सारी चीजें होती है, शैक्षिक क्षेत्र, ये भी गलत हो गया।
ध्यानपूर्वक सुनना बिल्कुल यह हो सकता है, लेकिन ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया की बालक ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप से करके सीखता है। तो विकल्प नंबर 1 सही है 19वें क्वेश्चन में। और आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। 20वां क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन एक और वीडियो आ रहा है तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। प्रश्न नंबर 20, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक है सामाजिक व कायिक, वंशागत व वातावरण, संवेगात्मक व व्यक्तिगत और वंशागत। तो जो व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है वो वंशानुगत और वातावरण कारकों के कारण होती है साथियों। विकल्प नंबर 2 सही है 20वें क्वेश्चन में। तो ये 23वां टेस्ट पूरा हुआ साइकोलॉजी का। देखिएगा एक वीडियो और आ रहा है तो उसको भी जरूर अटेंड करना मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सभी को वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए 1 मार्च भी आने वाली है। क्या है 1 मार्च को ऐसा विशेष, तो वो तो 1 मार्च को ही पता चलेगा क्या होगा। तो चलिए विदा लेता हूँ आपसे।